चलिए शुरू करते हैं क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए इधर अब सबको। ज्योग्राफी में पूरा चैप्टर का नाम है संसाधन, और संसाधन को कई खंडों में बताया गया है। और उसमें आज जो हम लोग खंड पढ़ रहे हैं संसाधन में, उसका खंड क है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। मतलब ज्योग्राफी में, बाबू इधर देखो, ए लड़का इधर देखो, संसाधन में ना कई खंड में है, क ख ग घ करके है पूरा का पूरा संसाधन टॉपिक। तो चलिए हम लोग संसाधन में आज प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान लगाइए सबको। चलिए टॉपिक 1 को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक ना? बढ़िया से समझते हैं। आइए हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन। और अगर प्राकृतिक संसाधन में अगर मेन संसाधन की हम लोग बात करें तो मेन संसाधन होता है भूमि संसाधन। अगर प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई संसाधन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूमि संसाधन। क्या कहेंगे? अब बात करते हैं कि इस संसाधन का संकल्पना और महत्व क्या है भूमि संसाधन का। तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहला इसका है समृद्धि का आधार। यानी अगर आप ऐसा समझो कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास वहां उपलब्ध संसाधनों के उचित और नियोजित उपयोग पर निर्भर करता है। पहली बात आप लोग समझ जाइए कि किसी भी देश के अंदर अगर संसाधन है और अगर उस संसाधन का कोई व्यक्ति उचित और नियोजित उपयोग नहीं करता है तो समझ जाइए कि उस संसाधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जैसे हम लोग अभी उदाहरण के तौर पर बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोयला एक प्रकार का संसाधन है। यदि हम लोग इसका उचित और नियोजित उपयोग नहीं करते हैं तो आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है हो सकता है कि कोयला नहीं देख पाएगा। जैसे अपने धरती पर एक डायनासोर रहा करता था, आज हम लोग नहीं देख पाए हैं, बहुत पहले ही डायनासोर का समाप्ति हो चुका है। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी भी संसाधन धरती पर उपलब्ध, देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है, यदि हम लोग उसका उचित और नियोजित उपयोग नहीं करते हैं तो समझिए कि वो संसाधन समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं संसाधन की परिभाषा। इससे पहले चैप्टर में भी संसाधन की परिभाषा हम लोग जानते हैं। क्या होता है संसाधन की परिभाषा? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी साधन, संतुष्टि प्रदान करने वाली सेवाएं क्या कहलाती है? युगों युगों से संसाधन का यही परिभाषा चलते आ रहा है। और हम लोग हमेशा एक ही बात को दिमाग में रखते हैं कि संसाधन वही है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर ले। मानवीय आवश्यकताओं को, जैसे मुझे लिखने के लिए मार्कर की आवश्यकता है, हमारे लिए क्या है?
संसाधन है। क्या है? आपको लिखने के लिए कॉपी पेन की आवश्यकता है, आपके लिए वो क्या है? संसाधन। तो मानव आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी साधन जो संतुष्टि प्रदान करने वाली, अच्छा सेवाएं भी एक प्रकार का संसाधन ही होती है ना। आते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। संसाधनों के विकास और सही उपयोग में तकनीकी ज्ञान और कुशल संस्थानों का सहयोग अनिवार्य है। देखो बाबू, अगर संसाधन है, देश के अंदर संसाधन है, जानकारी भी है कि संसाधन है, लेकिन अगर अपने पास तकनीकी नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो हम लोग उस संसाधन का परिपूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब कहोगे कि ये तकनीकी संसाधन में तकनीकी कहां से आ गया? तो आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूं। आप लोग जानते हैं H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है ना। अब बताओ ना, इस जल के सूत्र में दो चीज है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अपने पास जल की कोई कमी नहीं है, जल की कमी है क्या? पर हम लोगों के पास तकनीकी व्यवस्था नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी रहेगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर यहां से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं कि नहीं? पर अपने पास उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग जल से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते। संसाधन तो है, जल की कोई कमी नहीं है, पर है क्या हम लोगों का? इसका सही उपयोग और तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से हम लोग जल से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या है ना, इसका सही उपयोग यानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। वो भी कैसा? कुशल संस्थान, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ऐसा करने में सहयोगी करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे चीज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद आते हैं जो मेन प्राकृतिक संसाधन है, उसका नाम है भूमि। उसका नाम क्या है? भूमि। तो भूमि संसाधन की क्या विशेषताएं होती है, जानेंगे हम लोग। प्राकृतिक एवं मौलिक संसाधन, देखो यानी भूमि जो है वो एक प्रकार का मौलिक संसाधन है, यानी फंडामेंटल रिसोर्सेज। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा बताओ ना, हम लोगों को घरे मकान बनाना है तो हवा में थोड़ी लटक जाएगा, बादल पर थोड़ी चल जाएगा, है ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? भूमि। तो प्राकृतिक संसाधन में अगर मेन अगर कोई चीज, कोई अगर संसाधन आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसका नाम क्या है? भूमि। तो प्राकृतिक एवं ये मौलिक संसाधन है, इसके बिना आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। भूमि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? अगर बोला जाए कि प्राकृत संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो प्राकृत प्रदत्त, जो मानव नहीं, जो भगवान का दिया हुआ है, जो प्राकृत ने दिया है हमको, वो सारी की सारी संसाधन क्या कहलाएगी? प्राकृत संसाधन। हम इस पर निवास करते हैं और हमारी समस्त आर्थिक गतिविधियां इसी पर संपादित होती है, एकदम बिल्कुल, है ना। अब बताओ, ट्रेन इसी पे चल रही है, ठीक है, बस ट्रक इसी पर चल रही है, तो सारी की सारी जो आर्थिक एक्टिविटी है, आर्थिक एक्टिविटी समझ रहे हैं? हवाई जहाज चल तो रहा है, हवाई जहाज आसमान में, लेकिन आसमान में सब दिन तो नहीं टिकल रहेगा। उसको लैंडिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए? एवरीथिंग, है ना। तो जितना भी, उसके लिए भी लैंडिंग कहाँ रहेगा? दिन रात पक्षी उड़ते थोड़ी रहेगा, है ना। चलिए आगे, आर्थिक क्रियाकलाप का आधार देखो। बादल सब अटपट चीज का ला रही है जी। चलिए, तो आर्थिक क्रियाकलाप का आधार, आर्थिक क्रियाकलाप समझते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है जिससे हम लोग ना, जिससे हम लोग अर्थ कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप का आधार क्या है? कृषि। कृषि से आ सकता है वानिकी, पशुचारण,
मत्स्य माने मछली पालन या खनन, उद्योग, परिवहन, संचार जैसी बुनियादी आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही क्या होती है, संपन्न होती है। तो बताओ कि भूमि कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सारी की सारी क्रियाएं कहाँ संपन्न हो रही है, भूमि पर ही संपन्न हो रही है। उसके बाद आते हैं सीमित संसाधन, यानी व्यापक उपयोगिता के बावजूद भूमि एक क्या है, सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है, सीमित। इसलिए इसका विविध उद्देश्यों के लिए योजनाबद्ध और सावधानी पूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। आप देखो जिस रूप में आप इसका, हाथ हटाओ पहले, प्रश्न में यहां से पूछूंगा इसलिए ध्यान से समझो बात को, है ना, ठीक है। खाली दांत दिखाने से काम नहीं होने वाला है। अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, और आपका एग्जाम जो है से दिमाग में रख लो, ठीक है ना, कि 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिम्मेवारी पूरी तरह से तुम्हारी है बाबू, ठीक है ना, ठीक है। 15 से 20 फरवरी तक आपको बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। तो आज का क्लास में गप सड़ाका और आज का टाइम इधर उधर दिया हुआ चीज वो आगे चल के रिटर्निंग गिफ्ट के रूप में आ जाएगा। इसलिए सावधानी से पढ़ो, समय बहुत ही कम है। बैठ जाओ बाबू जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीमित संसाधन, ठीक है ना, व्यापक भूमि का उपयोग सीमित संसाधन है। इसका विविध उद्देश्यों के योजनाबद्ध और सावधानी पूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों का भूमि बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि भूमि लगातार बढ़ते जा रहा है जी, बढ़ नहीं रहा है। जनसंख्या के बढ़ने से और नहीं तो भूमि की आकृति धीरे धीरे जो उपज वाला भूमि है वो धीरे धीरे कमता ही जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। भारत की कहानी क्या है, भारत में भूमि का स्वरूप किस रूप में है ना, तो इस रूप में है। ध्यान से समझिएगा, भारत की अगर हम लोग बात करें और भूमि का स्वरूप देखें तो भारत में भूमि संसाधन जो है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। कैसा है, तो भारत में भूमि के रूप में पर्वत आपको मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा और घाटियों में विभाजित है। भारत की अगर भूमि की बात करें, टोटल अगर भूमि के आप अगर 100% मानते हो तो इसमें 100% में भी बंटवारा किया गया है कि कितना प्रतिशत मैदानी भाग है। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको याद रखिएगा कि भारत की कुल भूमि का 43%, कितना प्रतिशत, 43% जो है कृषि और उद्योग के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी और समतल क्षेत्र है। अगर मान के चलिए कि भारत, अगर एक रफली हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसी एक रफली हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर मैदानी भाग की हम लोग बात करें, है ना, मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वो कितना प्रतिशत है जी, 43% है। अगर उसी प्रकार से अगर पर्वतीय भाग की हम लोग बात करें, है ना, ऊपर का हिस्सा जो होता है इस तरह का भारत में, वो कितना प्रतिशत है, तो ये अगर पर्वत की अगर बात हम लोग करें तो क्या प्रतिशत, 30%। बाकी जो भाग है 27%, बाकी क्या भाग है 27%, तो वो क्या है, पठार। देखो इस कलर रूप में आपको दिया गया है ना, कि आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। बताओ कि मैदानी भाग भारत में कितना है, 43%। पर्वत भाग कितना है, ये 30% है, और पठार भाग कितना है, 27, ठीक है। अब बात करेंगे, आपको पहले समझना होगा कि पर्वत और एक होता है पठार, ये दोनों में अंतर होता है बाबू, ठीक ना। पर्वत और पठार में क्या है, अंतर, ठीक ना। पर्वत एक्चुअली में इस प्रकार से श्रृंखला नुमा संरचना बनाती है, यानी लगभग इसकी ऊंचाई जो होती है इसमें चोटी का भी निर्माण होता है, ठीक है ना, पर्वत पर। और ये लगभग ना
600 मीटर से ऊपर ही इसकी ऊंचाई होगी। 600 से नीचे होगी तो वो पर्वत नहीं होगी। और पठार कैसा रहेगा? तो पठार बिल्कुल छतनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से हिल रहेगा और इसके ऊपर ना छतनुमा टाइप का होगा, समतल आकृति होगी। यहाँ पर एक समतल आकृति होगी। तो समतल आकृति होगी तो क्या होगा? पठार। और जिसमें चोटी होगा, पीक, अगर बहुत सारी चोटियां आएगी तो वो क्या हो जाएगा? पर्वत। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो मैदान कितना परसेंट है? 43%। और उसके बाद पर्वत 30%। और पठार कितना? यही कुल मिलाकर भारत की भूमि का कुल मिलाकर कहानी है। ठीक है, तो बताओ ये दिमाग में आ गया। अभी तक हम लोग जो पढ़े उस पर अगर निष्कर्ष, दांत क्यों नहीं पोड़ रही है बालिके? ऐसा थोड़ी है कि पतंजलि या पेप्सोडेंट की प्रचार चल रही है। सीरियसली होइए, खाली लड़कने लोग को नहीं कुछ कहा जा रहा है। और अगर आपको क्लास में मन नहीं लग रहा है तो, है ना, तो आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तुम लोग सीरियस नहीं हो, हम सीरियस हैं पढ़ाने में। ठीक है, समझिए। और यदि इस चीज को आप भली भांति समझते हैं तो भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। इसलिए क्लास में कोई नौटंकी नहीं, दांत मत निपोड़िए। आइए, अभी तक जितना हम लोग टॉपिक को पढ़े उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? ठीक है, इसका मुख्य निष्कर्ष और याद करने योग्य बिंदु क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने बात किया कि भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक के साथ साथ सीमित, ये बढ़ नहीं रहा है बाबू। इसलिए इसका उपयोग हम लोगों को पोषणीयता और नियोजित तरीके से करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी, है ना, यह संसाधन को सुरक्षित रख सके। अच्छा बताओ ना, आज अगर हम लोग कोयला का अच्छा से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या आने वाले पीढ़ी कोयला को देख सकता है? बिल्कुल नहीं देख पाएगा, है ना। लगातार आपको पता है कि लगातार कोयला का उपयोग होते जा रहा है। और आपको पता है कि कोयला बनाने में हमको लाखों करोड़ों वर्ष लग रहा है। तो अगर लगातार उसका उपयोग होते जाएगा तो बताओ कि फिर हम लोगों को कितना जन्म लेना पड़ेगा तब कोयला का दर्शन होगा। तो उसका हम लोगों का उपयोग कैसे करना पड़ेगा, जबकि हमको पता है कि यह संसाधन लाखों करोड़ों वर्ष में बनता है, तो उसको लिमिटेड की यूज करना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है सिर्फ कोयला, बहुत सारे ऐसे संसाधन है ना। आप पानी हो गया, हवा हो गया। तो आपको लग रहा है कि हवा का उपयोग आपको ढंग से नहीं करना है, सबसे ज्यादा इसी का उपयोग ढंग से करना है। अब कहोगे कि इसका उपयोग ढंग से करने का तात्पर्य क्या है? अब बताओ ना, लगातार आप अगर पेड़ पौधे को कटाई करते जाइएगा तो हवा क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगी। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी ना। तो बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग सरकार लगातार ध्यान देते जा रही है। इलेक्ट्रिक वाले बाइक, इलेक्ट्रिक वाले, अभी आप देख रहे हो मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी से और सीएनजी की मात्रा कितनी बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। तो केवल सरकार का ही थोड़ी दायित्व है। लगता है ना, यहाँ की पूरे भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पूरा का पूरा देश को चलाने का और देश को संवारने का काम सिर्फ ठेका सरकार ले रही है। हम लोग तो मस्त मौला है। अरे ये कौन कह दिया है? देश का चलाने का और देश को संवारने का काम सरकार पे थोड़ी है, यहाँ के हर एक नागरिक को है। और हम लोग क्या करते हैं कि सभी चीज सरकार के ऊपर ही छोड़ दिए होते हैं। तो सरकार कितना कहां जगह काम करेगी? अपना दायित्व को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं। ठीक है, चलो दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ जी, के का रुपेश
ना ना, हम सुन तो नहीं लिए, बस तुमसे हम पूछ ही रहे हैं, है ना। ध्यान दा इधर। चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है, अरे भाई पैसा मांगे लगा जी। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मृदा का निर्माण और मृदा परिच्छेदिका, है ना। अभी हम लोग मृदा की परिभाषा और उसकी महत्व को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मृदा को समझ लेते हैं। कहा है मृदा के बारे में कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? कोई संगठन नहीं, असंगठित, कहीं उबड़ कभी खाबड़, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल असंगठित, है ना। असंगठित पदार्थों से निर्मित, कहीं कंकड़, कहीं बजरी, कहीं बालू, अनेकों प्रकार। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह पारितंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इस वातावरण को, इस पर्यावरण को चलाने के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरी बात, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन तो है, ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन ही है, पर कैसा है? नवीकरणीय है। ओके, जो पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण करती है। सही बात है, मृदा जो है आपको पौधे का विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी, विविध का मतलब होता है अनेकों प्रकार, यानी विविध जीव समुदायों का पोषण करती है। उसके बाद जीवंत तंत्र, मृदा में निहित उर्वरता मानव की आर्थिक गतिविधियों और देश की नियति का निर्धारण करती है। मृदा के नष्ट होने से संपत्ति और सांस्कृतिक दोनों ध्वस्त हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीवन तंत्र। सही बात है। अगर मृदा की उर्वरता अगर सलामत रखनी है, मृदा की उर्वरता अगर सही सलामत है, तो यही हम लोगों का क्या है? जीवन तंत्र है। हम लोग क्या करते हैं कि इसकी उर्वरता को ना अपने धन कमाने के लोभ लालच में अधिक मात्रा में खाद बढ़ा चढ़ा के देने से कि अधिक से अधिक उपज हो, तो एक वक्त आता है कि हम लोगों का मृदा धीरे धीरे उसकी उर्वरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एक्चुअली में हम लोगों के लिए मृदा क्या है? एक जीवन तंत्र है ना। तो मृदा में जो निहित उर्वरता है वो मानव की आर्थिक गतिविधियों और देश की नियति का निर्धारण करता है। अगर मानव की आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? मृदा। अरे आप कुछ भी बो रहे हो तो उर्वरता शक्ति अगर कायम है, अगर मृदा में, मिट्टी में, तभी तो उपज हो जाएगा। आप कुछ भी, और बताओ, कृषि तो मूल स्रोत है भारत की। आज भी अगर आबादी कहा जाए तो लगभग 60 से 65% आज भी भारत की जनसंख्या जो है वो कृषि में ही संलग्न है। ठीक है, तो हम लोगों को मिट्टी की उर्वरता को कायम रखना अति आवश्यक है। अब देखिए इसकी निर्माण की प्रक्रिया में बड़ा माथापेची है ना। मृदा का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मृदा का निर्माण, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये थोड़े समय में काम नहीं होता है ना। मृदा का अगर निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें कि मिट्टी का निर्माण एकदम आसानी तौर तरीके से नहीं हो सकता है। मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली अत्यधिक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। अब ये मैंने बताया है ना, 1 सेंटीमीटर भी मृदा को बनाने में लगभग लाखों वर्ष लग जाता है। तो इतना धीमी प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है मृदा निर्माण की। मैंने ऐसा नहीं है कि आप जो है से 2, 4, 5 वर्षों में मृदा का निर्माण कर लीजिएगा, तो उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। केवल कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण में क्या लग जाता है?
लाखों वर्ष। कुछ सेंटीमीटर गहरी अगर मृदा का निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोगों को लाखों वर्ष का समय लग जाता है ना। चट्टानों को टूटने फूटने, इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण एक चीज नहीं होता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये तीनों परिवर्तनों के साथ मृदा का निर्माण होता है ना। और ऐसे मृदा के निर्माण होने में 7 प्रमुख कारक हैं जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना। ये 7 कारण जो है वो मृदा के निर्माण में सहयोगी है। इन 7 कारणों से ही मृदा का निर्माण हो सकता है ना। पहला कारण क्या है? उचावच या, है ना, धराकृति। दूसरा मूल शैल, जिसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। उसके बाद जलवायु भी डिपेंड करती है, वनस्पति भी, जैव पदार्थ जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, खनिज कण और समय। इतना प्रक्रिया, इतने कारक जो है वो मृदा के निर्माण में सहयोगी है ना। आपको लंबे टाइम देना पड़ेगा, सब बता रहे हैं, है ना। ये आपको खनिज कण आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ह्यूमस, ह्यूमस समझते हैं? जीव जंतु के अवशिष्ट जब मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं ना, तब वो ह्यूमस बनता है, ठीक है। वनस्पति, आप जितने भी धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं, बरसात के मौसम में या कभी भी, है ना, उसके पत्ते झड़ते हैं या जीव जंतु मर जाते हैं, है ना, तो बड़ा सा गड्ढा खान के उसको धरती के अंदर दबा दो, ठीक है। जलवायु, अब बताओ कि एक ही मौसम रहेगा तो क्या मिट्टी कलभट हो पाएगा? नहीं, उसके लिए क्लाइमेट की होना भी जरूरत है ना। उच्च दाब चाहिए, है ना, तभी तापमान चाहिए, तब जाके वो लंबे समय में कन्वर्ट होता है। चट्टान, ऊंचावच, ऊंचावच का मतलब होता है, आप देखे हो धरती, धरती की आकृति कहीं चपटी है तो कभी ऊंची है। इस तरह की स्थलाकृति ही अंतिम में जाकर ना वो मिट्टी का स्वरूप धारण करती है। तो इन 7 कारणों से आप मृदा का निर्माण कर पाते हैं। तो मृदा का निर्माण एकदम सामान्य नहीं है। अब क्या है मृदा परिच्छेदिका? इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है सबसे पहले ऊपरी मृदा, इसको उप मृदा या अपक्षयिक चट्टान या बालू या गाद कहते हैं। ये सबसे ऊपर भाग में आपको मिलेगा। मृत्तिका, ये सब मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में मिलेगा। मध्य वाले भाग में मृदा के नीचे के आंशिक ये आधारी चट्टान होते हैं, और सबसे निचले जो होते हैं उसको हम लोग मूल चट्टान कहते हैं, है ना। यहीं से हम लोग पानी या पेट्रोलियम वगैरह खनन के दौरान इस सबसे अंतिम क्रियाकलाप है। इसको हम लोग बोलते हैं, सभी को मिला के मृदा परिच्छेदिका। ये है मिट्टी का प्रोफाइल, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ऊपरी जितना भी पढ़े उसमें क्या क्या चीज हमको ध्यान देने लायक था। स्मरण योग यानी याद करने योग वाली कौन सी बात थी, है ना। तो मृदा केवल धूल कण और धूल कणों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का आधार छिपा हुआ है। आप अगर मृदा को धूल कण अगर सिर्फ समझ रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, है ना। जीवन का आधार है। जलवायु और मूल चट्टान इसकी प्राथमिकता निर्धारक है। जलवायु और मूल चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है, जबकि समय इसकी परिपक्वता को तय करती है। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना बेहतरीन मिट्टी बनकर तैयार होता है। सबको, मनुष्य को भी जितना बढ़िया समय अगर दिया जाएगा, बेहतरीन इंसान उतना बनेगा। जितना भी आप डीप पढ़ाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा निखर के आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, तो आइए पहले 2 टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम तीसरा टॉपिक आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।